हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। फिर यहाँ पे हालात ख़राब हो गए, 90 के बाद यहाँ पे ख़राब हो गए। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनिंग 3 साल बंद रहा गुलमर्ग में। बीइंग अ स्पोर्ट पर्सन, आप मिलिटेंसी को क्या नज़र से देखते हैं? कश्मीर में हालात ख़राब हो गए थे तो मैं वो स्कीइंग का जो मेरा अंदर टैलेंट था वो दब गया बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी। उन्होंने बोला कि हम इनको शेर कश्मीर गोल्ड मेडल से नवाजेंगे। 2 गोल्ड मेडल्स मेरे को मिले थे वहाँ पे, एक एशियन गेम्स का और एक ओलंपिक्स का। अवार्ड मिले या न मिले, लेकिन मैं तब भी सिखाता था और अब भी सिखाऊंगा। अक्सर ये कहा जाता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनका रुझान पढ़ाई में थोड़ा कम होता है, ये बात आपके बारे में कहाँ तक सच है? जी, अगर मैं इंजीनियर बना होता तो फिर मैं ओलंपियन नहीं बना होता। अभी आप बात कर रहे तो देखिए मेरे गूज़ बम्प आ गए। अभी तो बर्फ नहीं देखी आपने, हमको रोकते नहीं थे फादर या मदर स्पोर्ट्स में। इट्स अ वेरी डेंजरस गेम आल्सो। अगर खुदा न खासा फॉल हो जाएगा, टांग टूटने का खतरा है, हड्डी टूटने का खतरा है, कमर टूटने का खतरा है। वो आरिफ खान है जिसने कंट्री को अभी रिसेंटली 2 साल पहले ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया कंट्री को, और उस आरिफ खान का वो पहला इंटरनेशनल इवेंट था और मैं उसके साथ था वहाँ पे 2005 में एज अ कोच। इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है ये। इसमें क्यों है ये एक्सपेंसिव? वजह है जो इक्विपमेंट है इसका, ये यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलता है जी। ये इंपोर्ट कराना पड़ता है हमको इटली से, फ्रांस से। तब जब हम स्कीइंग किया करते थे तब गंडोला नहीं हुआ करता था, तब हम पैदल स्कीइंग करते जाते थे वहाँ पे। अच्छा, ऊपर तक? ऊपर तक। आपकी कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स मैंने देखी है, तो आपने उसमें संजय दत्त की तरह लंबे बाल रखे हुए हैं। तो बर्फ वहाँ पे मैंने झेली है इन सालों, तो ये उसकी वजह से मेरे वाइट बाल हो गए हैं। ये हीरो लोग जो होते हैं, जो इन पे फिल्मों में आते हैं, इनको स्कीइंग या एक्शन में कुछ नहीं करना, इनके डुप्लीकेट्स होते हैं। तो मैं जैकी श्रॉफ का डुप्लीकेट बन गया। अच्छा। उसका पूरा ड्रेस पहन के, बाल तो थे ही लंबे बाल, वो जो उसका ड्रेस था फिल्म में वो मैंने लगा और स्कीइंग मैंने की। और फिल्म में देखा, जब मैंने देखा कि वो दिखा रहे हैं कि जैकी श्रॉफ स्कीइंग कर रहा है, मैंने लव मैरिज की। इससे पहले भी काफ़ी दौरान देखा देखिया हुई है। I have a son and daughter, दोनों स्कीयर है। अच्छा। दोनों ने कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया। अगर काश हमको थोड़ा और टाइम मिलता वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए या ज़्यादा देर हमको रुकने के लिए, हो सकता था। ये मैं कहता हूँ कि हमने मत कंट्री के लिए मेडल भी लाया। वो तो हम अपने आप को पहले से ही ट्रेन करते हैं कि कैसे, कौन सा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में कौन से कपड़े क्या लगाना है, वो तो पहले हम वो करते हैं। गुल साहब, आप इतने फेमस हैं, कभी आपके मन में ये इच्छा नहीं हुई कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं? तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना स्की स्कूल खोलूं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे हैं जिनका बहुत डेडिकेशन है खेल के प्रति, मगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, तो क्या आप ऐसे किसी बच्चे को, 1-2 बच्चों को कोई लिए सीट रखेंगे? मेरी एक इतना ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर एक जगह तो है, जब वहाँ पे होटल बने हैं इतने, कि एक स्की स्कूल प्राइवेट दिस डॉर्मेंट्री क्यों नहीं बन सकती जिसमें कम से कम 100 बच्चे अकोमोडेट हो जाए। लेकिन थोड़ी सी एक दिल में कहीं कस है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई ये बड़ा अवार्ड नहीं दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्हें कम से कम गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से तो नवाजना ही चाहिए था। अवार्ड मिले या न मिले, लेकिन मैं तब भी सिखाता था और अब भी सिखाऊंगा। वादी की आवाज़ लाइव इमेज कश्मीर में आपने मित्र, अभी आप देखेंगे, मैं अपने मित्र के यहाँ आया हूँ, गुल मुस्तफ़ा देव, ए लेजेंडरी पर्सन, मेरे बचपन के दोस्त,
ऐसे ही कई मित्रों से मैं आपको आगे मिलाऊंगा जो वादी के लेजेंडरी पर्सन हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लाइव इमेज के कश्मीर टूर के दौरान आज हम मिलेंगे लीजेंडरी स्पोर्ट्स पर्सन गुल मुस्तफ़ा देव से। इन्होंने 1988 में विंटर ओलंपिक गेम्स में जम्मू कश्मीर को पहली बार भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया। मुस्तफ़ा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जी, हमारा भी स्वागत है आपको। आप आइए यहाँ पे, सो नाइस ऑफ यू। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं यहाँ पे एक महाराजा बाज़ार है, मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है वो बिस्को स्कूल से हो गई है। Biscuit boys, in all things we win. मेरे फादर जो थे वो काफ़ी मशहूर फुटबॉल प्लेयर हुआ करते थे अपने ज़माने में, तो उसकी वजह से शायद कुछ जीन्स मेरे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है कि स्पोर्ट्स के पीछे हम काफ़ी दिलचस्पी दी है। आहिस्ता आहिस्ता स्कूलिंग ख़त्म हो गई, फिर थ्रू स्कूल्स हम स्कीइंग कोर्सेज़ करने के लिए गुलमर्ग गए, तो वहाँ पे हमने कोर्सेज़ किए। इट वाज इन 1979 में हमने अपने स्की कोर्सेज़ ख़त्म किए वहाँ पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम स्कीइंग की तरफ दिल लगी मेरी ज़्यादा बढ़ गई। गुल साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं उनका रुझान पढ़ाई में थोड़ा कम होता है। ये बात आपके बारे में कहाँ तक सच है? जी, जो ही मैंने अपनी 10th क्लास ख़त्म किया, उसके बाद मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, तो उन दिनों मैं गुलमर्ग का दिल जान मेरे को गुलमर्ग स्कीइंग की तरफ था। फिर उन्हीं दिनों इट वाज इन 1982 में मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी सीट भी मिली फॉर इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन वहाँ पे मैं पीछे रह गया। पीछे इसलिए रह गया कि मुझे गुलमर्ग वेट कर रहा था, मुझे वहाँ पे स्कीइंग करने के लिए गुलमर्ग आपको बुला रहा था मेरे को। और नंबर 2 कि अगर मैं इंजीनियर बना होता तो फिर मैं ओलंपियन नहीं बना होता। बिल्कुल। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो मेरी किस्मत में यही लिखा था कि मैं स्कीइंग में मैंने वहाँ पे कंट्री को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया, एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट किया, तो मेरा दिल और जान वहीं पे स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा हो गया। तो स्कीइंग क्या कुछ कई प्रकार की होती है? स्कीइंग ऐसा इवेंट था क्योंकि ये बहुत कम लोग करते थे यहाँ पे कश्मीर में उन दिनों जब हमने स्टार्ट किया था। यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा गेम्स होती थी, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो या कोई भी आउटडोर जो है या इंडोर गेम्स है। लेकिन स्कीइंग जो है इट्स एडवेंचर स्पोर्ट, इसमें एक अलग ही मज़ा है क्योंकि ये तो घर के अंदर नहीं खेला जाता, स्टेडियम के अंदर नहीं खेला जाता है। ये एक पहाड़ियों के ऊपर, ये पहाड़ियों की चोटियाँ होती है, बर्फ़बारी की चोटियाँ होती है, उन पे करते हैं। इनमें इस स्पोर्ट्स में कुछ अलग ही मज़ा है। अभी आप बात कर रहे हैं तो देखिए मेरे गूज़ बम्प भी आ गए हैं। अभी तो बर्फ़ नहीं देखी आपने। तो आप मुझे ये बताइए, आपने स्नो स्कीइंग को क्यों चुना? स्नो स्कीइंग मैंने इसीलिए बोला, सबसे पहले इसमें एक वजह भी है। मेरे जो भाई साहब है पहले वो गए थे स्कीइंग कोर्स करने के लिए जी 78 में, तो उसने बेसिक कोर्स किया, तो उस साल मैं नहीं गया था। ये तो काफ़ी साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब वो स्कीइंग कोर्स करके आए वहाँ से, तो उन्होंने मेरे को अपने घर में दिखाया कि इसकी टेक्निक्स कैसे होती है। इसको स्नोप्ला कहते हैं, इसको ऐसे स्कीइंग करते हैं, ये स्कीज़ होती है। फिर मैंने उनको नेक्स्ट ईयर बोला अपने डैड को, और माम भी, हमारा सपोर्ट काफ़ी था स्पोर्ट्स के लिए, हमको रोकते नहीं थे फादर या मदर स्पोर्ट्स में। फिर मैंने बोला कि मैं भी गुलमर्ग जाऊं और स्कीइंग करूं। तो जब आप पहाड़ों से ऊपर से नीचे की तरफ आते होंगे तो बहुत प्रेशर झेलना पड़ता होगा आपको, तो इसके लिए जो आपको आपका जो बॉडी है वो बहुत लचकीला होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसमें सबसे पहले एक तो स्टेमिना होना चाहिए, खासकर टांगों में। और ये ऐसी गेम है कि इट्स अ वेरी डेंजरस गेम आल्सो। अगर खुदा ना खासा फॉल हो जाएगा, टांग टूटने का खतरा है, हड्डी टूटने का खतरा है, कमर टूटने का खतरा है। तो इसको काफ़ी ध्यान से, काफ़ी सोच समझ के इसको टेक्निक्स जो है सीख के फिर इसको खेला जाता है। गुल साहब, आपको 1988 में शेर कश्मीर के गोल्ड मेडल से नवाजा गया, आपको उस समय कैसा लगा?
ये पहली दफ़ा जब मैंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में, जी। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल जो थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि हम इनको शेर कश्मीर गोल्ड मेडल से नवाजेंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि जितने भी वहाँ पे जिन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया था हर किसी भी इवेंट्स में, तो उनको बुलाया गया वहाँ पे। तो ये शेर कश्मीर गोल्ड मेडल्स हमको दिए वहाँ पे। और हालांकि मैंने 2 गोल्ड मेडल्स मेरे को मिले थे वहाँ पे, एक एशियन गेम्स का और एक ओलंपिक्स का। उस समय आपको क्या फीलिंग आई? फीलिंग्स ये होती है कि जब ये अवार्ड मिलते हैं तो इंसान को पता चलता है, एक स्पोर्ट्समैन को पता चलता है कि जब कोई गवर्नमेंट या कोई इदारा इस स्पोर्ट्समैन को कुछ मेडल से संवारते हैं, तो उसमें फीलिंग्स आ जाती है, हाँ जी मेरे में कुछ है कि जो मैंने अचीव किया है उसका ये मिल रहा है, मेरे को मुआवजा मिल रहा है। 2011 में आपको फिर से स्टेट अवार्ड मिला, उसने आपको कितना रिस्पॉन्सिबल बनाया? उसने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया मेरे को, क्योंकि वो जो अवार्ड है वो स्टेट के J&K के जितने भी टॉप स्पोर्ट्स पर्सन्स है, म्यूजिशियंस है या कोई भी लोग हैं, उनको ये स्टेट अवार्ड देते हैं। इसमें उन दिनों गवर्नर थे जो ये अवार्ड देते हैं। इसमें गोल्ड मेडल मिलता है, एक साइटेशन मिलती है और एक कैश प्राइज़ भी होता है। कितना होता है कैश प्राइज़? 51,000 कैश प्राइज़ होता है वो। तो उन दिनों गवर्नर थे NN वोरा साहब, तो उन्होंने मेरे को ये अवार्ड दिया वहाँ पे। गुल साहब, आप 2009 में इटली में इंटरनेशनल स्कीइंग इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया आपने जी। और उसमें आपने इंडिया के टीम कैप्टन के तौर पर शिरकत की। उस बारे में आपको कैसा लगा? वहाँ पे एक इवेंट होता है पिनोकियो ऑन स्की। ये एक इवेंट होता है इटली में, जिसमें हर एक कंट्रीज़ के बच्चे आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडिया को भी मौका आया वहाँ पे जाने के लिए, तो मैं वहाँ पे एज ए टीम लीडर गया था, उनको वहाँ टीम कैप्टन गया था मैं वहाँ पे उनको बच्चों के साथ उनको दिखाने के लिए कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे रेसेस करनी होती है, क्या करना होता है। तो वो मेरे को एक खुशकिस्मती है कि मैं इंडिया की तरफ से मैं वहाँ पे गया था। तो आप जब इंटरनेशनली घूमे फिरे तो उसने आपको क्या और ज़िंदगी में सिखाया? देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक डिसिप्लिन मेरे अंदर आया, और ये जो गेम है स्कीइंग, इसमें किस्म किस्म के हर एक कंट्रीज़ के लोग आते हैं, हर एक कंट्रीज़ के लोग स्कीइंग करते हैं। तो इससे इंसान को एक डिसिप्लिन, एक अपना एटीट्यूड वो मिलता है वहाँ पे। गुल साहब, 2005 में 14th जूनियर एशियन गेम्स में आप अपनी टीम को ले गए, जिसमें आप नेशनल कोच थे। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जो टीम मैंने वहाँ पे ली थी अपने साथ एज अ कोच में गया था, उसमें कुछ हिमाचल के बच्चे थे और एक लड़का J&K का भी था जिसका नाम है आरिफ खान। वो आरिफ खान है जिसने कंट्री को अभी रिसेंटली 2 साल पहले ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया कंट्री को। और उस आरिफ खान का वो पहला इंटरनेशनल इवेंट था और मैं उसके साथ था वहाँ पे 2005 में एज अ कोच। तो आरिफ खान को भी अपने गुरु का इंटरव्यू देखना चाहिए कि कैसे गुरुजी ने आज इंटरव्यू दिया है। गुल साहब, 1993 में आपने यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया जी। उस बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मैं पहले यहाँ पे गुलमर्ग में मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग में एज अ गेस्ट इंस्ट्रक्टर हुआ करता था टिल 1989 तक। फिर यहाँ पे हालात ख़राब हो गए, 90 के बाद यहाँ पे ख़राब हो गए। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग 3 साल बंद रहा गुलमर्ग में से 90, 91, 92। फिर यहाँ पे मुझे स्कीइंग का मौका नहीं आया, वहाँ पे लोग नहीं जाते थे क्योंकि डर काफ़ी था। यहाँ पे स्कीइंग के बारे में कोई नहीं जानता था क्योंकि बहुत हालात ख़राब थे यहाँ पे। फिर मैंने 1993 में मैंने अप्लाई किया यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एज अ स्कीइंग इंस्ट्रक्टर एंड आई गॉट द जॉब। यहाँ पे उन दिनों हमारे गवर्नर साहब KV कृष्णा राव, तो उन्होंने मेरे को अपॉइंट किया अपने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में एज अ स्कीइंग इंस्ट्रक्टर। उस समय की कोई घटना, किसी यूथ के साथ कोई इंटरेक्शन, कुछ खास आपको याद हो? उन दिनों तो ये बात है कि हालात बहुत ख़राब थे, काफ़ी लड़के नहीं आते थे स्कीइंग करने के लिए, डरते थे।
पेरेंट्स डरते थे वहाँ पे बच्चों को अपने बच्चों को भेजने के लिए, क्योंकि हालात वैसे नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने बच्चों से स्टार्ट किया, जो हमारे रिलेटिव्स है या कोई भी हो, हमने अपने बच्चों से स्टार्ट किया कि हमने स्कीइंग को और आगे बढ़ा दिया। बट इट टुक अ टाइम, काफ़ी टाइम लग गया उन बच्चों को या बाकी बच्चों को वहाँ पे आने के लिए। गुल साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि उस समय 3 साल तक बंद रहा सब कुछ, जी। तो बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आप मिलिटेंसी को क्या नज़र से देखते हैं? सब कुछ बंद था यहाँ पे। 90 के बाद यहाँ पे सब कुछ बंद था। यहाँ पे कुछ करने को नहीं था, बाहर जाने को मतलब अगर जाते थे नहीं जा सकते थे, फिर अंदर ही घर के अंदर बैठना, तो फिर वो बहुत ही मतलब मैं वो पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि जो घटनाएं जो हुई है हमारे जो आपने साथ, झेला, वो झेला है हमने कि क्या हुआ है। घर के बाहर नहीं निकल सकते थे या दोस्तों से मिल नहीं सकते थे, तो जिंदगी रुक गई। जिंदगी काफ़ी रुक गई। जो मैं गुलमर्ग में देखता था, दोस्त आते थे, बाहर से लोग आते थे स्कीइंग के लिए, वो पूरा दरहम बरहम हो गया। जी, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्कीइंग में क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, टूरिज़्म के लिए यहाँ पे जब से गुलमर्ग में अब ये स्कीइंग स्टार्ट हो गई है, उरूज पे हो गई है, क्योंकि मैं पहला वो बंदा हूँ हिंदुस्तान का जिसने हिंदुस्तान को अपने मैप को एक ओलंपिक्स के ऊपर लाया है। अब ओलंपिक्स में हमारे बच्चे गए, हिमाचल के बच्चे हैं, हिमाचल के लड़के हैं, वो ओलंपिक्स में गए मेरे बाद। लड़कियां भी शिरकत करती हों? लड़कियां, हाँ। अंचल ठाकुर नाम है उसका, उसने रिप्रेजेंट किया कंट्री को ओलंपिक्स में। वो काफ़ी 4-5 है। रोज क्या कहते हैं जी, चुन्नी लाल ठाकुर है, उसने कंट्री को ओलंपिक्स में लिया। नानक चंद ठाकुर है, वो मेरे जूनियर्स थे, क्योंकि वो आगे इसलिए बढ़ गए क्योंकि कश्मीर में हालात ख़राब हो गए थे, तो मैं वो स्कीइंग का जो मेरा अंदर टैलेंट था वो दब गया बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी, क्योंकि हम स्कीइंग वैसी नहीं कर सके। फिर वो स्कीइंग हिमाचल को शिफ्ट हो गया, तो हिमाचल के बच्चे आगे आ गए। मैं खुश हूँ कि वो भी आगे आए। मैं ऐसा नहीं हूँ कि वो क्यों आगे, लेकिन फिर कंट्री को उन्होंने भी ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया। गुल साहब, आज तक का सफ़र तय करने में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? आज तक का माने जब तक आप एक अच्छा मकाम हासिल नहीं कर पाए स्कीइंग में। मेरा फैमिली बैकग्राउंड है बिजनेस का। मेरे डैड हमारा बिजनेस था यहाँ पे, तो हमारी दुकानें हैं, अभी भी हमारी दुकानें हैं। मुझे ऐसी परेशानियाँ कोई आई नहीं कि मैं कहता कि पैसों की तंगी हो गई या किसी चीज़ की तंगी हो गई, नहीं। तो इनफैक्ट जो मेरे मरहूम फादर थे, उन्होंने मेरे को, जब मैंने उनको कहा कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, वो खफा हो गए मुझसे। उन्होंने बोला, जॉब क्यों करोगे आप, आपके पास दुकानें हैं, स्टार्ट योर ओन बिज़नेस, क्यों करोगे ये। फिर मैंने उनको कहा, ये मुझे याद है, मैंने कहा, डैड जब आप फुटबॉल खेला करते थे तो आप दुकानें छोड़ के चले जाते थे फुटबॉल खेलने के लिए, तो आप क्यों नहीं फिर दुकान पे बैठते थे। बोला, हाँ ये सच बात है। मैंने कहा, मुझे दुकान पे काफ़ी दिलचस्पी नहीं है, तो जो जॉब है स्कीइंग का, खासकर जो स्पोर्ट्स में, तो मैं वो करना चाहता हूँ। गुल साहब, एक बात बताइए, जो स्कीइंग है, क्या ये एक बहुत खर्चीला गेम है? जी, इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट है ये। इसमें क्यों है ये एक्सपेंसिव? वजह है जो इक्विपमेंट है इसका, ये यहाँ पे इंडिया में नहीं मिलता है जी। ये इंपोर्ट कराना पड़ता है हमको, इटली से, फ्रांस से, जो भी जहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स से, मतलब विंटर स्पोर्ट्स की कंट्रीज़ होते हैं, ये हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसका ये, जैसे कि सपोज़ हम क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, वो तो मिलते हैं यहाँ पे, इंडिया में वो बनते हैं, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, लेकिन जो स्की इक्विपमेंट है वो इंडिया में अभी मैन्युफैक्चर नहीं होता है, ये बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और उसके साथ कुछ खास तरह की डाइट और कुछ खास तरह का प्रशिक्षण। हाँ जी, क्योंकि ये जो विंटर गेम है, इसके लिए काफ़ी डाइट का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये जो स्कीइंग इवेंट्स है ये हाई आल्टीट्यूड पे किए करते हैं, तो उसके लिए अलग डाइट। जो समर की गेम्स होती है उसके लिए तो आपको पता ही है कि ग्राउंड में पानी होना चाहिए, थोड़ा सा ये होना चाहिए खाने के लिए, लेकिन गुलमर्ग का जो
सिस्टम है हमारे या विंटर स्पोर्ट्स का है, उसमें खाने पीने का काफ़ी ख्याल रखते हैं। तो किस तरह की डाइट लेनी जैसे चाहिए? वहाँ पे हेवी डाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि मुझे याद है जब हम स्कीइंग किया करते थे उन दिनों, जो आपने सुना होगा जो गंडोला गुलमर्ग में है, तब जब हम स्कीइंग किया करते थे तब गंडोला नहीं हुआ करता था, तब हम पैदल स्कीइंग करते जाते थे वहाँ पे। अच्छा, ऊपर, ऊपर तक? ऊपर तक। अर्ली इन द मॉर्निंग हम निकलते थे 5 बजे, जिसमें हमारे गुरुजी विजय सर, विजय चंद्रा जी, विजय चंद्रा, हाँ विजय सर कहते हैं, बाजवा सर, BS बाजवा सर, अशरफ जरगर, गुरुजी, जितने भी ये जो सीनियर इंस्ट्रक्टर्स हुआ करते थे वो हमको लेते थे वहाँ पे। अच्छा। सुबह क्या काम करते थे हम, 2 पीस के ब्रेड एंड 2 अंडे और पानी की बोतल अपने बैकपैक में, एंड वी स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock जाते थे जहाँ आज गंडोला बन चुका है, तब हम वहाँ पे पैदल जाते थे स्कीइंग के लिए। जी। यहाँ से कम से कम 4 घंटे लगते थे वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन वहाँ से आधा घंटा लगता था हमको नीचे आने में। अच्छा। वो एक क्या कहते हैं उसको, हम क्यों जाते थे वहाँ पे वो करने के लिए, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, अपनी स्कीइंग को इम्प्रूव करने के लिए, और ख़ासकर जो हमारे सीनियर इंस्ट्रक्टर जो जिनका मैंने नाम लिया है, उनके साथ जो स्कीइंग करने में मज़ा आता था वो बहुत, वो तो मैं भूल नहीं सकता हूँ। गुल साहब, आप कौन सा सिनेमा देखते थे, हॉलीवुड या बॉलीवुड? सिनेमा तो मैं काफ़ी देखता था, हॉलीवुड भी और बॉलीवुड भी। एक्शन मूवीज़ में देखता था काफ़ी, जैसे कि मेरा फेवरेट हॉलीवुड हीरो सिल्वेस्टर स्टैलोन, उनकी फिल्म जो रैम्बो आई थी वो सीरीज़ काफ़ी देखी है, या अर्नोल्ड्स की जो आई है टर्मिनेटर, वो सब मैंने देखी। शौक रखता था मैं ये मूवीज़ देखने का। और हॉलीवुड में हमारे जब हम मूवीज़ देखते थे, संजय दत्त हुआ करता, और जो सीनियर एक्टर्स थे फेरोज़ खान थे, सुनील दत्त साहब, जो काफ़ी स्मार्ट हीरो थे, विनोद खन्ना, वो मेरे को पसंद थे, काफ़ी पसंद थे मेरे और को। एक्ट्रेस श्रीदेवी है, हेमा मालिनी है, तो जो टॉप एक्ट्रेस थी, तो मैं शर्मिला टैगोर है, जो टॉप एक्ट्रेस है, तो वो मैं उनकी जो मैं मूवीज़ देखता, दो दे वर सीनियर टू मी, लेकिन वो पसंद मैं करता हूँ उनकी। आपकी कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स मैंने देखी है, तो आपने उसमें संजय दत्त की तरह लंबे बाल रखे हुए हैं। जी, मेरे काफ़ी लंबे बाल हुआ करते थे, मेरे को शोल्डर्स तक बाल होते थे गुलमर्ग में। ये मेरे अभी ये वाइट बाल हुए हैं, ये गुलमर्ग की वजह से हो गए। ये जो बर्फ़ वहाँ पे मैंने झेली है इन सालों, तो ये उसकी वजह से मेरे वाइट बाल हो गए हैं। तो अब रिसेंटली, तो मैं आपको ये सीक्रेट बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी ने कहा कि आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, कि आप डाइम नहीं करना इनको, तो दैट्स वाई मैंने बेटी का माना, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप कह रहे हो कि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ इससे भी, मैंने ऐसे ही रखे हैं। नहीं, आप स्मार्ट लग रहे हो, इसमें कोई थैंक शक यू वेरी नहीं है। मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपके वहाँ पे कभी गुलमर्ग में बहुत बार अक्सर फिल्मों की शूटिंग हुआ करती होगी, तो कभी आपको किसी शूटिंग में भाग लेने का अवसर नहीं मिला? जी 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 जी, ये बिफोर मिलिटेंसी की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे जैकी श्रॉफ आया था एंड अनीता राज, वहाँ पे एक शूट आई थी शूटिंग के लिए। ये हीरो लोग जो होते हैं, जो इन पे फिल्मों में आते हैं, इनको स्कीइंग या एक्शन में कुछ नहीं करना, इनके डुप्लीकेट्स होते हैं। सो मैं जैकी श्रॉफ का डुप्लीकेट बन गया। अच्छा। उसके पूरा ड्रेस पहन के, बाल तो थे ही लंबे बाल, वो जो उसका ड्रेस था फिल्म में, वो मैंने लगा और स्कीइंग मैंने की। और फिल्म में देखा, जब मैंने देखा कि वो दिखा रहे कि जैकी श्रॉफ स्कीइंग कर रहा है, और हीरोइन का भी मैंने भी किया। अच्छा। जब वहाँ पे था नहीं कोई, तो हीरोइन का ड्रेस भी मैंने ही लगाया, और उन्होंने मेरे को यहाँ तक विग लगाई, तो पीछे से उठाया तो अनीता राज, और स्कीइंग मैं कर रहा हूँ। वो मौका भी, वो भी ज़माना एक था। गुल साहब, आपने लव मैरिज करी या अरेंज्ड? मैंने लव मैरिज की है। तो कैसे मुलाकात हुई? लव मैरिज में मुलाकात तो इंसान को देखा, लव हो गया, तो लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट। सो इससे पहले भी काफ़ी दौरान देखा देखिया हुई है, लेकिन ऊपर वाले ने लिखा है होता है कि कहाँ पे अपनी डेस्टिनी कहाँ पे है। तो जब पहली बार कभी आपका दिल टूटा, तो आप कौन सा गाना गाते थे? एक गाना मैं सुनाऊंगा, जब दिल हर किसी को नहीं मिलता, यहाँ प्यार जिंदगी में
खुश नसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। मगर बाद में आपको प्यार मिला। बाद में प्यार मिला मेरे को। आई एम ऊपर वाले की दुआ से बहुत खुश हूँ मैं। मेरी वाइफ बहुत प्यार करती है मुझसे, शी लव्स मी अ लॉट। मेरे 2 बच्चे हैं, आई हैव अ सन एंड डॉटर, दोनों स्कीयर हैं। अच्छा। दोनों ने कंट्री को भी रिप्रेजेंट किया। अभी मैं वो भी भूल गया मैं आपको बोलना। मेरा बेटा यूसुफ गुलदेव, वो कोरिया गया था, ड्रीम प्रोग्राम एक होता है, ये कोरिया कंडक्ट करते हैं। हर एक कंट्री के बच्चे आते हैं वहाँ पे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो गुलमर्ग में वो सीखते भी हैं वहाँ पे, उनको सिखाते भी हैं, और फिर लास्ट पे एक कंपटीशन होता है उनका। तो मेरे बेटे ने सिल्वर मेडल उसमें लाया। और बेटी? फिर 2 साल के बाद मेरी बेटी गई वहाँ पे, तो इसी ड्रीम प्रोग्राम में कोरिया में, और उसने गोल्ड मेडल लाया कंट्री के लिए। और उसी दौरान मेरी बेटी सिलेक्ट हो गई। फर्स्ट चिल्ड्रन एशियन गेम्स हुई थी रशिया में, तो रशिया में मेरी बेटी ने कंट्री को रिप्रेजेंट किया। 2 वहाँ पे उसको चोट आ गई, बट शी इज़ फाइन, अभी स्कीइंग करती है। अभी शी इज़ इन बैंगलोर, शी इज़ अ गुड स्कीयर। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको और थोड़ा आगे बढ़ाऊँ कि सो दैट मैं उसको ओलंपिक्स में चाहता हूँ कि कंट्री को रिप्रेजेंट करे। गुल साहब, जब आप स्कीइंग करते थे उससे पहले या उस दौरान आपका रोल मॉडल कौन था? 1988 में वर्ल्ड जो नंबर 1 थे एंड नंबर 2 एल्बर्ट टॉम्बा, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, एंड जुबेरिगन, प्रीमियर जुबेरिगन। कौन सी कंट्री? ये जर्मन और स्विस थे। ये इटली का, इटली एंड जर्मन। दे वर वेरी टॉप क्लास स्कीयर। व्हेन आई वाज इन द ओलंपिक टीम में जब हम गए थे वहाँ पे, जब मैंने उनको देखा और दिखता था कि हाँ जी ये पर्सनैलिटीज़ है, ये स्कीयर्स है, को इनका एक अलग ही शेप, अलग ही बॉडी स्ट्रक्चर उनका हुआ करता था वहाँ पे। और स्कीइंग भी बहुत अच्छी करते थे वो। 1986 में आपने जापान में फर्स्ट विंटर एशियन गेम्स को इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया, वो अनुभव आपका कैसा रहा? यहाँ पे विंटर गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम बनाया। गुलमर्ग में थे हम, उन दोनों कर्नल कुमार थे, प्रिंसिपल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के। तो इंडिया को एक मौका आया कि फर्स्ट विंटर एशियन गेम्स हुई थी जापान में, सप्पोरो जापान। उसमें सिर्फ मैं नहीं था, उसमें एक पूरी हिंदुस्तान की टीम गई, जिसमें कि अल्पाइन स्कीइंग, आइस स्केटिंग और आइस क्रॉस कंट्री के लड़के भी साथ थे। बिल्कुल। उसमें हम 4 बंदे थे अल्पाइन में, शबीर वानी, मैं, हफीज़ा हसन, रॉय, रत्नामणि रॉय और मुटुब। तो मुटुब वो 2 थे, वो आर्मी के थे, और आर्मी की क्रॉस कंट्री टीम जो थी वो आर्मी के साइड थी, और जो आइस स्केटिंग थी वो हिमाचल से आई थी, शिमला से। और हमने पूरा एक टीम बना के इंडिया को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, और हमने इतनी कारकर्दगी अच्छी की। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया को एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करना था, और इंडिया ने 5th पोजीशन वहाँ से हासिल की। अगर काश हमको थोड़ा और टाइम मिलता वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, या ज़्यादा देर हमको रुकने के लिए, हो सकता था, ये मैं कहता हूँ कि हमने मत कंट्री के लिए मेडल भी लाया। तो गुल साहब, जब आप बाहर जाते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि वहाँ का क्लाइमेट अलग तरह का हो,
तो उससे भी आपकी खेल पे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि जब मैं जापान गया चाइना गया था टीम लेके एज अ कोच, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे भी वही ठंड है, यहाँ पे भी वही ठंड है। ठंड में फ़र्क ये है, वहाँ पे विंड ज़्यादा तेज़ है, बर्फ़ कम गिरती है, हमारे और हवाएं तेज़ है। हमने -20 में वहाँ पे स्कीइंग की, उसमें फ़र्क पड़ता है इंसान को। जो हमारी गुलमर्ग में है, बर्फ़ काफ़ी है, लेकिन उतना नहीं है कि हवाएं इतना तेज़ नहीं चलती है। वो वहाँ पे फ़र्क आ जाती है वहाँ तो पे। उसके लिए क्या ऐसे आपको क्या अपने आप को उस तरह नहीं, वो से तो हम अपने आप को पहले से ही ट्रेन करते हैं कि कैसे, कौन सा टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में कौन से कपड़े क्या लगाना है, वो तो पहले हम वो करते हैं। गुल साहब, आप इतने फेमस हैं, कभी आपके मन में ये इच्छा नहीं हुई कि मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं? पॉलिटिक्स में रिसेंटली तो मैं चाहता था कि मैं ज्वाइन कर लूं, लेकिन दिल नहीं कर रहा है। क्यों? दिल नहीं कर रहा है, कि दिल कर रहा है कि मेरा एक जो ज़िंदगी मैंने एक निकाली एक स्पोर्ट्स में, एक जो आपकी एक्सपर्टी है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक अपना एक स्की स्कूल खोलूँ, जिसमें हिंदुस्तान के बच्चे, कंट्री के बच्चे मेरे पास आए, मुझसे ट्रेनिंग ले, और वो बच्चे आए मेरे पास जो कल कंट्री को रिप्रेजेंट करे। बिल्कुल। एज अ टूरिस्ट नहीं, मैं चाहता हूँ कि टूरिस्ट के लिए काफ़ी है वहाँ पे गुलमर्ग में, काफ़ी स्की स्कूल्स हैं जो सिखाते हैं अच्छी तरह। हमारे जो विंटर्स के स्की स्कूल्स हैं गुलमर्ग में, वो बहुत ही अच्छा सिखाते हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं एक अलग किस्म का इन बच्चों को ट्रेन करना चाहता हूँ, जो मैंने अपने आप को जो फिट किया है, फिट किया था, मैं वो ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि हम पैदल सुबह मॉर्निंग में जाते थे खिलन मरग, हम स्कीइंग के लिए वैसे लड़कों को मैं पैदल लेना चाहता हूँ। स्टैमिना बिल्ट हो, स्टैमिना बिल्ट हो। ये नहीं कि गंडोला में चलो और ऊपर पहुँच गए गंडोला से, नो, पैदल चलो, अपना स्टैमिना बढ़ाओ, वो बच्चे आगे आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एक मैं अपना स्की स्कूल खोलूँ। अच्छा, अभी गुल साहब बात कर रहे थे तो आपने कहा कि ये स्कीइंग जो है एक बहुत महंगा गेम है जी। तो क्या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे हैं जो जिनका बहुत डेडिकेशन है खेल के प्रति, मगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, तो क्या आप ऐसे किसी बच्चे को, एक दो बच्चों को लिए सीट रखेंगे? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अगर मैंने अपना स्की स्कूल खोला, जो जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनको स्की इक्विपमेंट दे दूंगा वो यूज़ करने के लिए, मैं डोनेट करूंगा उनको, हाँ जी ले लो। लेकिन वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो बच्चे जो डेडिकेट करेंगे स्कीइंग में, और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कि फोकस है आगे बढ़ना, कंट्री को रिप्रेजेंट करना, कंट्री का मतलब मेडल कमाने के लिए, ये मैं चीज़ करना चाहता हूँ। और आप उनसे फीस भी नहीं लेंगे? मैं उनसे फीस भी नहीं लूँगा, मैं ट्रेनिंग दूंगा। आपने अभी कहा कि इट्स अ वेरी, मतलब ये एक्सपेंसिव गेम है। देखिए वहाँ पे गुलमर्ग में, वहाँ पे एकोमोडेशन की काफ़ी दिक्कत आ जाती है जी। काफ़ी दिक्कत आ जाती है। देखिए हर कोई होटल अफोर्ड नहीं कर सकता है, हर कोई बच्चा इतना पैसा नहीं दे सकता है कि मैं इस होटल में रहूं। हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से एक डॉर्मेंट्री हो जिसमें बच्चे रीजनेबल रेट्स पे आए, और वो फैसिलिटीज़ हो जो विंटर्स में होनी चाहिए, सेंट्रली हीटेड। जैसे कि वहाँ पे इस टाइम जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेन है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मैंने नमक खाया उनका, ऐसी बात नहीं है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, सेंट्रली हीटेड, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। लेकिन वो एक स्की स्कूल है। लेकिन जो ये प्राइवेट स्की स्कूल होता है, उसको तो एक अकोमोडेशन लेनी है, एक होटल तो ऑक्यूपाई करना है, उसको तो पैसे देने हैं उस होटल को, लेकिन वहाँ पे काफ़ी रश होता है। मेरी एक इतना ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अगर एक जगह तो है, जब वहाँ पे होटल बने हैं इतने, कि एक स्की स्कूल प्राइवेट दिस डॉर्मेंट्री क्यों नहीं बन सकती, जिसमें कम से कम 100 बच्चे अकोमोडेट हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि हर साल यहाँ पे खेलो इंडिया होता है, अभी 4 खेलो इंडिया हो गए अभी तक, वो गुलमर्ग में हो गए, क्योंकि गुलमर्ग में ऐसी जगह है कि जहाँ पे ये अकोमोडेट करते हैं खेलो इंडिया के बच्चे, हर एक चीज़, उनको भी दिक्कत हो जाती है। अच्छा।
उन बच्चों को भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि होटल भी काफ़ी कम है, वो भी कितने अकोमोडेट करें, बच्चे हज़ारों में आ जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एक ऐसी बड़ी डॉर्मेंट्री बनाए जिसमें कम से कम 100-200 बच्चे अकोमोडेट करे और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, और वो भी बच्चों के लिए। तो लगता है कि आपकी बात ज़रूर सुनेंगे गवर्नमेंट और आपको एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अभी हम वादी की बहुत ही खूबसूरत जगह पर बैठे हैं और वादी के सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स पर्सन गुल मुस्तफ़ा देव के साथ बातचीत कर रहे हैं। गुल साहब, आपने भारत के लिए इतने सारे मेडल और अवार्ड्स कमाए, लेकिन क्या आज भी आपके दिल के किसी कोने में कोई ख्वाहिश बाकी है? देखिए, मैंने 40 साल अपनी पूरी ज़िंदगी, 40 साल एक बहुत ही लंबा अरसा होता है। 30 साल तो मैंने सर्विस में दिए हैं, 10 साल मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट में दिए हैं, वो 40 साल मैंने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी, खुद भी सीखता था, ट्रेनिंग भी दी। लाखों की तादाद में मैंने कंट्री के बच्चों को सिखाया, भारत के बच्चों को सिखाया जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट में आते थे। और उसके बाद जब मैं जॉब में आ गया यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में एज अ स्कीइंग इंस्ट्रक्टर, एज अ विंटर स्पोर्ट्स इंचार्ज, काफ़ी हज़ारों में मैंने बच्चों को ट्रेन किया है, जिसमें कि इंटरनेशनल भी बच्चे निकल गए और ओलंपियन भी निकल गया। लेकिन थोड़ी सी एक दिल में कहीं कस है कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई ये बड़ा अवार्ड नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि गुल साहब ने जैसे एक गुरु की तरह लाखों शिष्यों को, सैकड़ों शिष्यों को सिखाया, स्कीइंग की शिक्षा दी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्हें कम से कम गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड से तो नवाजना ही चाहिए था। अवार्ड मिले या न मिले, लेकिन मैं तब भी सिखाता था और अब भी सिखाऊंगा इन बच्चों को। आफ्टर रिटायरमेंट भी मैं इन बच्चों को सिखाता रहूँगा। आज इस खूबसूरत वादी में बैठकर हमने वादी के सबसे खूबसूरत स्पोर्ट्स पर्सन गुल मुस्तफ़ा देव से बातचीत की। गुल जी, आपके साथ बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, यू आर मोस्ट वेलकम। कभी भी विंटर्स में आइए, कभी भी कुछ होगा, आई एम एट योर सर्विस। मैं बहुत ही खुश हूँ। जो ये लाइव इमेज है, ये मेरा बचपन का दोस्त है दीपक, उनकी चैनल है ये। मैं चाहता हूँ कि ये पहली दफ़ा आज इतने सालों के बाद मेरे पास आए, यहाँ पे मिले, और मैं बहुत ही खुश हुआ उनको देख के। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही वो आगे यहाँ पे थोड़ा और काम करे। जितने भी पर्सनैलिटीज़ है यहाँ पे कश्मीर में, उनको ये सबको इंटरव्यूज़ ले।